हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 में हमने पढ़ा था जो प्रादेशिक राज्य और मगध राज्य के बारे में। प्रादेशिक राज्य का मतलब है उस समय में जब बौद्ध काल था, है ना, जब उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ था, उस समय में जो समाज में जो महाजनपद थी, जो भारत के लगभग उत्तरी क्षेत्र में फैली हुई थी, उन महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा था, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है कि भारत में उस समय जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें 16 महाजनपदें थी। कितनी थी? 16 महाजनपद थी। इसके बारे में हमने पढ़ा था। और उस महाजनपद में सबसे ताकतवर जो जनपद थी, महाजनपद थी, वो मगध थी। और उस मगध के बारे में भी हमने पढ़ा था। और वो मगध जो कैसे वो साम्राज्य बना, कैसे वो ताकतवर बना, इसके कारण भी हमने इससे पहले वाली वीडियो चैप्टर नंबर 15 में हमने अच्छे से पढ़े थे, राइट। ये है चैप्टर नंबर 16। ये है चैप्टर नंबर 16 जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में हम पढ़ेंगे ईरान और मकदूनिया का आक्रमण। ईरान और मकदूनिया का आक्रमण। ईरान आज का ईरान, आज अगर मैप में देखोगे तो पश्चिमी एशिया में पड़ता है, सेंट्रल एशियन कंट्री है ईरान। और मकदूनिया का आक्रमण, और मकदूनिया का आक्रमण, राइट। तो देखो फ्रेंड, इसमें क्या है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कहां तक पढ़ाया था। जो मगध साम्राज्य था, जो मौर्य वंश के पहले जो मगध में साम्राज्य वंश थे, उसके बारे में पढ़ाया था। हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। फिर हमने जो शिशुनाग वंश है उसके बारे में पढ़ा था। फिर लास्ट में हमने नंद वंश के बारे में खत्म किया था, राइट। नंद वंश के बाद जब मौर्य साम्राज्य आया, उसके आसपास जो है वो जो मगध है, भारत के जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके उत्तर पश्चिम में एक आक्रमण हुआ, राइट। तो उसी के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, राइट। सिकंदर का आक्रमण था वो। तो सिकंदर के आक्रमण के दौरान क्या स्थिति थी भारत की, उसके बारे में हमने इस अध्याय में, इस बिंदु में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय का सबसे पहला बिंदु है ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण, राइट। अगर आप मैप में देखोगे आज, तो ईरान जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री है ना। ईरान, इराक, ये सब आसपास में। उत्तर पूर्व भारत में उत्तर पूर्व भारत मतलब जो असम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला में छोटी रियासत और गणराज्य धीरे धीरे मगध साम्राज्य में मिल गए थे। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि कैसे धीरे धीरे जो मगध साम्राज्य है वो अपना विस्तार करता गया, और जो आसपास की जितनी भी छोटी छोटी जो ये जनपद थी उनको अपने अंदर मिलाता गया, और वो मगध क्या बन गया, एक साम्राज्य बन गया, राइट। हालांकि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी मतलब 500 समथिंग में, उत्तर पश्चिमी भारत ने एक अलग तस्वीर पेश की। मतलब जब मगध साम्राज्य के अंदर ये जो भारत के उत्तरी पूर्वी वाली जो साम्राज्य थी, यानी यहाँ वाली, यानी उत्तर पूर्व भारत में जो उस समय में जो जनपद स्थिति, जो महाजनपद स्थिति, वो सारी जो चीजें हैं वो किस में मिलने लग गई, मगध में मिलने लग गई। लेकिन ये कह रहे हैं कि भारत के उत्तर पूर्व की स्थिति अलग थी और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की स्थिति अलग थी, यानी यहाँ की स्थिति एकदम अलग थी। मतलब यहाँ कुछ और ही चल रहा था और यहाँ कुछ और ही चल रहा था। तो यहाँ क्या चल रहा था, इस क्षेत्र में क्या चल रहा था, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पर मगध अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, ये चल रहा था। तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या चल रहा था, है ना, अपन ने पढ़ा था ना उसे, गांधार, और ये जो दो अपने यहाँ महाजनपद पढ़ी थी हमने, एक गांधार पढ़ी थी, एक कंबोज पढ़ी थी, राइट। कंबोज थी, राइट फ्रेंड्स। तो भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र था और भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था,
इन दोनों की स्थितियां क्या थी, एकदम अलग थी। मगध साम्राज्य में जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है ना, जो उस समय में जनपद थी, उनको मगध अपने अंदर नहीं मिला सका क्योंकि उनकी स्थिति अलग थी। मगध ने ज्यादातर किन चीजों को अपने अंदर मिलाया, मगध साम्राज्य जो था उसने किन चीजों को ज्यादातर अपने अंदर मिलाया, जो भारत के उत्तर पूर्व में थी, जैसे अंग को मिलाया है ना, वैशाली को मिलाया और यावंती इनको मिलाया है ना। इसके आसपास जो ये छोटी छोटी जनपद और महाजनपद थी उसको मगध ने अपने अंदर मिलाया। यहाँ पर जो जनपद थी उनको वो नहीं मिला सका क्योंकि इनकी स्थिति अलग थी। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की स्थिति अलग थी और भारत के उत्तर पूर्व की स्थिति क्या थी, अलग थी। कंबोज, गांधार और मद्रास जैसी कई छोटी रियासतों ने आपस में संघर्ष किया। वही मैं बता रहा था, यहाँ पर कंबोज है और यहीं पर है गांधार, और इन दो और मद्रास या नीचे की तरफ मद्रास, इन दो यानी ये जो यानी छोटी रियासतें थी ने आपस में संघर्ष किए। इस क्षेत्र में मगध की तरह कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। वही मगध जो था उस समय में सबसे बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था, राइट, जो युद्धग्रस्त समुदायों को मिलाकर संगठित साम्राज्य बना सके। यानी उस समय इस क्षेत्र में मगध की तरह कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो युद्धग्रस्त समुदायों को मिलाकर क्या बना सके, संगठित साम्राज्य बना सके। मतलब जिस प्रकार से मगध ने आसपास के जो साम्राज्य थे उसको अपने अंदर मिलाकर एक बड़ा संगठित साम्राज्य बना लिया, वैसा जो संगठित साम्राज्य कोई दूसरी रियासत जो है वो मिलाकर नहीं बना सकी। राइट। क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, इसने अपने और पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा हिंदू कुश के दर्रों से यह आसानी से प्रवेश किया जा सकता था। मतलब ये है कि उस समय जो ये क्षेत्र थे, ये मगध वाला जो क्षेत्र था, भारत का जो उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र के जो ये जनपद थी, महाजनपद थी, ये जो क्षेत्र थे उनके प्राकृतिक संसाधन जो थे वो क्या थे, भरपूर थे। और इस प्राकृतिक संसाधनों ने, वहाँ की जो धन संपत्ति थी, उन्होंने क्या किया, भारत के जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो उस समय में जो कबीले थे, राइट, उन कबीलों को उन्होंने आकर्षित किया। और ये कबीले जो भारत के हिंदू कुश पर्वत है, भारत के आप उत्तर पश्चिम में अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर हिंदू कुश पर्वतमाला मिलेगी। तो इन हिंदू कुश पर्वतमाला को पार करके वो जो भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो कबीले थे भारतीय उपमहाद्वीप के, वो कबीले भारत में प्रवेश करते हैं। राइट। ईरान के अकीमीनिया के शासकों ने, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उसी समय मगध साम्राज्य के राजकुमारों की तरह किया, उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा पर राजनीतिक मतभेदों का लाभ उठाया। मतलब उस समय में जो ईरान था, है ना, उस समय में जो ईरान था वहां पर एक अकीमीनिया का शासक था। कौन सा? अकीमीनिया। वहां पर एक अकीमीनिया का शासक था। उस अकीमीनिया के शासक ने या उस अकीमीनिया के शासकों ने क्या किया, वैसे ही विस्तार किया अपने ईरान में जैसे मगध के राजाओं ने किया था भारत में। सिंपल सी चीज है, जब भारतीय उपमहाद्वीप में मगध साम्राज्य के जो राजा थे वो अपना विस्तार कर रहे थे, उसी समय में ईरान में जो अकीमीनिया का शासक था वो अपना विस्तार कर रहा था। समझे? यानी ईरान में तो ये अपना विस्तार कर रहे थे, भारत में मगध साम्राज्य के शासक विस्तार कर रहे थे। राइट। तो अब इन्होंने क्या किया, जब ईरान के जो अकीमीनिया के शासक थे उन्होंने जब देखा कि भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा पे ये छोटे छोटे जो जनपद थी ना, वो आपस में क्या झगड़ रहे थे। भारत के जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो जनपद थे वो आपस में क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। जब अकीमीनिया के शासकों ने देखा कि ये आपस में झगड़ रहे हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, है ना। उन्होंने देखा कि ये आपस में झगड़ ही रहे हैं तो इनको क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए और भारत में प्रवेश किया जाए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया जाए। तो इसका उन्होंने क्या किया, फायदा उठाया। तो यहां से अपने को एक सीख मिलती है कि कभी आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, वरना कोई तीसरा आकर क्या करता है, अपना फायदा उठा लेता है। तो इन्होंने, अकीमीनिया ने सोचा कि ये आपस में तो झगड़ ही रहे हैं, अब इसका अपन फायदा उठाते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। तो ये उन्होंने यह फायदा उठाया। ईरान के शासक डायरिस ने ईसा पूर्व 516 में उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश किया और पंजाब, सिंधु के पश्चिमी भाग और सिंध पर कब्जा कर लिया।
अब जब ये आपस में झगड़ रहे थे उसी समय ईरान का एक शासक था डारियस। ईरान का एक शासक था डारियस। वो डारियस क्या करता है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, राइट। और भारत के कुछ कुछ हिस्से, भारत के जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है ना, जिसमें पंजाब हो गया है ना, सिंध जो पाकिस्तान का सिंधु नदी का जो पश्चिमी भाग है ना, ये सिंधु नदी जा रही है, तो पंजाब हो गया, सिंधु नदी का जो पश्चिमी भाग हो गया, सिंध है, इन चीजों पर इन डायरिस जो राजा था, ईरान का राजा, उसने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। किसका फायदा उठाकर, इन ये सब जब आपस में झगड़ रहे थे उसका फायदा उठाकर, यानी उन्होंने प्रवेश तो कर लिया भारतीय उपमहाद्वीप में। यह क्षेत्र 20वें प्रांत या ईरान के रियासत में परिवर्तित हो गया, जिसमें कुल 18 रियासतें थी। अब मतलब ये जो सिंध वाला क्षेत्र था, ये जो सिंधु नदी के पश्चिम वाला क्षेत्र था, ये जो पंजाब वाला क्षेत्र था, वो अब ईरान का कौन सा भाग बन गया, 20वां प्रांत बन गया, यानी 20th, यानी 20वां प्रांत जो है ईरान का अब ये भाग बन गया, राइट। जिसमें कुल कितनी रियासतें थी, 18 रियासतें। मतलब ईरान वालों के जो शासक थे, है ना, अकीमीनिया के शासकों ने क्या किया, अकीमीनिया के शासकों के जो राजा थे डायरियस, उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र को मिलाकर एक क्या बना दिया, प्रांत बना दिया, है ना। और इस प्रांत में टोटल कितनी रियासतें थी, 18 रियासतें थी। सिंपल, जैसे आज होता है कि नहीं होता है, एक देश होता है, देश में राज्य होते हैं, वैसे ये प्रांत बन गया, उसमें ये रियासतें थी। भारतीय रियासतों में सिंध उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब का हिस्सा शामिल था, जो सिंधु के पश्चिम में था। यह पंजाब का सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला हिस्सा था, जो सिंधु के पश्चिम में था। अब ये जो इलाका था वो सबसे घनी आबादी वाला और उपजाऊ क्षेत्र था, जिसको इन ईरान वालों ने कब्जाया था। यहां से 360 टैलेंट सोने का अनुमान लगा मिलता था, जो ईरान को अपने एशियाई प्रांतों से प्राप्त कुल राजस्व का 1/3 भाग हिस्सा था। मतलब ईरान वालों ने अपने भारत की तरफ क्यों आक्रमण किया, क्योंकि ये जो जमीन थी वो उपजाऊ जमीन थी, है ना। और यहाँ पर जो है इतना उत्पादन होता था, जितना ईरान के, यानी जितना ईरान में उत्पादन होता था ना, उसका 1/3 भाग जो तो है वो इसी क्षेत्र से मात्र उत्पादन होता था। तो ये चीजें जो थी, ये जो धन संपत्ति थी, उस चीजों ने ईरानी आक्रमणकारियों को क्या किया, आकर्षित किया, राइट। ईरानी सेना में भारतीय प्रजा को भी भर्ती किया जाता था। डेरियस के उत्तराधिकारी जेरेक्सेस ने यूनानियों के खिलाफ एक लंबे युद्ध के लिए भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती किया। अब देखो युद्ध किसके खिलाफ किया इसने, देख ये तो है ईरानी, कंफ्यूजन मत होना, ये ईरानी है। ईरानी युद्ध करते थे यूनानियों से, किससे करते थे, यूनानियों से। यूनानी और पश्चिम में, यानी आप सेंट्रल एशिया जो है ना, उसके और पश्चिम में जाओगे तो आपको यूनानी मिलेंगे। यूनान देश आप देखोगे, जो अपने ग्रीस है, ग्रीस उसके पास आसपास है यूनान। तो ये यूनानी और ये ईरानी ये आपस में झगड़ते थे, समझ रहे हो। देखो सिंपल सी चीज है, ये अपना भारतीय उपमहाद्वीप समझ लो, यहाँ पर ये ईरानी है और उसके और पश्चिम में यूनानी है, ये यूनानी है, ये बीच में ईरानी बैठे हैं और ये भारतीय है। तो होता क्या था, ईरानियों ने भारत पर की तरफ क्यों आक्रमण किया, क्योंकि उनको चाहिए धन संपत्ति, जो यहाँ की उपजाऊ जमीन है वहाँ से जो अनाज है वो चाहिए इनको। और ये दोनों आपस में क्यों झगड़ते थे, अपने शासन को एक्सपांशन करने के लिए, अपने साम्राज्य को एक्सपांशन करने के लिए। तो ये जब आपस में झगड़ते थे ईरानी और यूनानी, तो इसके लिए ईरानियों ने क्या किया, जब भारतीयों पर यहाँ पर जब वो इस क्षेत्र में आ गए हमला करके, तो इन ईरानियों ने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया। यानी ईरानी की सेना में अब कौन शामिल हो गए, भारतीय शामिल हो गए। और इन भारतीयों का यूज अब ईरानी क्या करने लगे, इन यूनानियों के विरुद्ध करने लगे, समझ रहे हो। यानी अब भारतीय का यूज ये कहाँ करने लगे, इन यूनानी युद्ध में जो है वो जो पहले से चला आ रहा था उसमें वो करने लगे, राइट। प्रतीत होता है कि अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण से पहले भारत ईरानी साम्राज्य का एक हिस्सा था। यानी कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण से पहले भारत ईरानी साम्राज्य का एक हिस्सा था। कुछ लोग ये कहते हैं, है ना। पर यहाँ पर पूरे भारत को नहीं लिया जा सकता, भारत का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है ये वाला, है ना।
भारत का ये वाला छोटा सा पार्ट जो है हो सकता है कि उस समय ईरानी साम्राज्य के अंदर आ गया हो, लेकिन पूरे के पूरे भारत को ईरानी साम्राज्य में शामिल करना ये थोड़ा गलत लगता है ना। ये भाग माना कि हम ईरानी साम्राज्य में आ सकता है ना, लेकिन पूरे के पूरे भारत को शामिल करना थोड़ा सा एक अजीब लगता है ना। समझ में आया ईरानी आक्रमण कैसे हुआ था? ईरानी आक्रमण मतलब भारत के उत्तर पश्चिम में से होने वाले ईरान के जो शासक थे उनका आक्रमण, वो है ईरानी आक्रमण। क्यों हुआ था? क्योंकि जो आपस में ये झगड़ रहे थे, कौन? जो जनपद थी भारत के उत्तर पश्चिम में, वो। दूसरा पॉइंट दिया हुआ इसमें, संबंध के परिणाम। संबंध के परिणाम, संबंध के परिणाम। भारत ईरान संधि लगभग 200 वर्षों तक चली। भारत और ईरान के बीच में जो संधि थी वो लगभग 200 वर्षों तक चली। इससे भारत ईरान के बीच व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। मतलब ईरान वाले और भारतीय ये केवल युद्ध ही नहीं करते थे, है ना। भारतीय और ईरानी केवल युद्ध ही नहीं करते थे, ऐसा नहीं है कि वो केवल आपस में झगड़ ही रहे, वो व्यापार भी करते थे, है ना। वो व्यापार भी करते थे, वो वाणिज्य भी करते थे, है ना। व्यापार और वाणिज्य भी उस समय काफी फेमस था, राइट। सांस्कृतिक परिणाम अधिक महत्वपूर्ण थे, मतलब कल्चर एक्सचेंज भी होता था उस समय। क्या होता था? कल्चर एक्सचेंज, राइट। दोनों के मध्य, ईरान और भारतीयों के मध्य कल्चर का जो एक्सचेंज है वो भी उस समय होता था। ईरानी लेखक भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए जिसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। यानी अपन ने पढ़ा था ना इससे पहले वाली वीडियो में, अशोक के द्वारा जो लिखी गई शिलालेख है, अशोक के द्वारा जो लिखे गए अभिलेख है ना, वो अभिलेख 3 भाषा में मिले हैं। कौन कौन सी? एक पाली भाषा में, सॉरी एक प्राकृत भाषा में, एक खरोष्टी में और एक अरमाइक में। तो ये जो खरोष्टी लिपि है वो आपको मैंने बताया था कि भारत के जो पाकिस्तानी क्षेत्र है ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर पाई गई है। तो ये जो खरोष्टी लिपि है वो किसकी देन है? ये खरोष्टी लिपि देन है ईरान की, ईरान की देन है। किसकी देन है? ईरान की। तो ये जो खरोष्टी लिपि है वो ईरान की देन है ना। तो ईरानी लेखक ही जो है, ईरानी लेखक ही जो भारत में एक नई लिपि लेकर आए थे वो थी खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि थी दोस्तों? खरोष्टी लिपि, राइट। ये अरबी की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब जैसे अपन भाषा लिखते हैं, अपन भाषा कैसे लिखते हैं? बाईं से दाईं ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो खरोष्टी लिपि वो ऐसे लिखी जाती थी, राइट। ये तो आम भाषा जो हम हिंदी में लिखते हैं ना, लेकिन खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी ऐसे। कैसे? दाएं से बाएं, राइट। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में, 3री शताब्दी मतलब 200 समथिंग, ईसा पूर्व 3री शताब्दी मतलब क्या हो गया? 200 समथिंग में उत्तर पश्चिमी भारत में अशोक के कुछ अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए थे जो भारत के 3री शताब्दी तक प्रयोग में रही। मैंने बताया ना, अशोक के बहुत से अभिलेख जो है इसी लिपि में, जो खरोष्टी लिपि है उसमें लिखे गए हैं, जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती थी, राइट। ईरान के सिक्के भी उत्तर पश्चिमी सीमा से पाए गए हैं। मतलब ईरान के सिक्के भारत के जो उत्तर पश्चिमी सीमा है वहां पर मिले। तो ये चीजें क्या बताती है? यही तो बताती है व्यापार के बारे में। ईरान के सिक्कों का यहां पर पाया जाना ये क्या बताता है? व्यापार उसका में बताता है ना। और ईरान का यहां पर वर्चस्व था ये भी बताता है, जो ईरान के साथ वस्तु के आदान प्रदान को दर्शाते हैं। हालांकि ऐसा सोचना गलत है कि ईरान के साथ संधि के परिणाम स्वरूप पंचचिन्हित सिक्के जो है भारत में उपयोग किए गए थे। हालांकि मौर्य शिल्प कला पर ईरानी प्रभाव को देखा जा सकता है। यानी जो मौर्य कला थी, मौर्य अपन पढ़ेंगे आगे, जब नंद वंश का नाश करके नया जो साम्राज्य आया था वो था मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य वंश की जो कला थी, है ना, मौर्य वंश ने जो अपने कलात्मक जो बनाए थे उन पर अपने को ईरानी जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। क्या मिलता है? ईरानी प्रभाव जो है अपने को देखने को मिलता है इस मौर्यकालीन कला में।
अशोक काल के स्मारकों, विशेष रूप से घंटे के आकार के बनने वाले गुंबद, एक हद तक ईरानी नमूनों से मिलते जुलते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि उस समय ईरान और भारत के बीच में व्यापार का एक्सचेंज, वाणिज्य का एक्सचेंज, कल्चर का एक्सचेंज, भाषा का एक्सचेंज, कला का एक्सचेंज, सब कुछ होता था। मतलब दोनों जो है आपस में क्या थे, मिले जुले हुए थे, कनेक्ट थे, राइट। ईरान का प्रभाव अशोक के राज्यादेशों के साथ साथ उनमें इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों और लिपियों में भी हुआ है। मतलब जो भाषा अशोक ने यूज की है, जो लिपि अशोक ने यूज की है, उन लिपियों में, उन भाषा में भी ईरानी शब्दों का यूज जो है हुआ है। उदाहरण के लिए ईरानी शब्द, उदाहरण भी दिया है, लिपि के लिए अशोक के समय के लेखकों ने लिपि शब्द का इस्तेमाल किया। अशोक लिखता है लिपि और ईरानी लिखते हैं दीपी, ईरानी लिखते हैं दीपी। मतलब ये दोनों चीज एक ही है, दीपी और लिपि। तो लेखक कहता है कि जो अशोक के द्वारा जो ये वर्ड यूज किए गए हैं वो लगभग ईरानी वर्डों से लिए गए हैं प्रतीत होते हैं। दीपी और लिपि दोनों क्या एक जैसे वर्ड है, राइट। ऐसा भी प्रतीत होता है कि ईरानियों के माध्यम से यूनानियों ने भारत के अकूत धन के बारे में जाना, जिससे उनका लालच बढ़ा और भारत पर सिकंदर के आक्रमण का कारण बना। मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने आपको अभी बताया ना, ये है अपना भारत यानी भारतीय उपमहाद्वीप, ये है ईरान यानी ईरानी, और ये है यूनानी। ये ऐसे कह रहे हैं कि इन ईरानियों के द्वारा ही इन यूनानियों को यह पता चला कि भारत में बहुत क्या है, धन संपदा है। इन ईरानियों के माध्यम से ही इन यूनानियों को पता चला कि भारत में क्या है, बहुत धन संपदा है। और इसी कारण एक यूनानी था सिकंदर, और इसी कारण एक यूनानी था सिकंदर जो भारत पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। सोचो सिकंदर को कैसे पता चला कि भारत में इतनी धन संपदा है? वो तो अपने से बहुत दूर रहता है, उसके बीच में तो अपने पास ईरानी रहते हैं। इनको कैसे पता चला? इसको पता चला इन ईरानियों से। जब इन्होंने ईरानियों को देखा कि वो भारत के साथ बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि वो भारत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना, और बहुत धन संपत्ति इकट्ठी करते जा रहे हैं, तो उनको लगा कि भारत के पास भी बहुत सारी संपत्ति है और हमें भी वहां पर अटैक करना चाहिए। तब जाके आगे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, राइट। तो ये यूनानी आक्रमण है, राइट फ्रेंड्स। इसी का अगला पॉइंट दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट, सिकंदर का आक्रमण। जो मैंने बताया ना अभी, सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण जो मैंने आपको अभी बताया था जस्ट, कि इन्हीं ईरानियों के द्वारा इन यूनानियों को पता चला कि भारत में बहुत धन संपदा है और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, और एक यूनानी था सिकंदर। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनानी और ईरानी ने दुनिया में सर्वशक्तिमान बनने के लिए लड़ पड़े। मतलब ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ईरानी और यूनानी तो आपस में लड़ ही रहे थे। ईरानी और यूनानी तो आपस में लड़ ही रहे थे, और ईरानी यूनानियों से लड़ने के लिए कभी कभी भारतीयों का भी यूज करते थे। उनकी सेना में जो ईरानी की सेना होती थी उसमें भारतीयों को भी शामिल करते थे, तो ये भारतीय उन यूनानियों से लड़ते थे, है ना। तो ये लड़ाई जो है दोनों में चलती आ रही थी कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, राइट। मैसेडोनिया के सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने अंततः ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। मतलब यूनानी यानी यूनान में एक मैसेडोनिया है। मैसेडोनिया एक जगह है, क्या है, मैसिडोनिया। मैसिडोनिया मैसिडोनिया एक जगह है। इस मैसिडोनिया का एक शासक था सिकंदर, ये रहा, मैंने बताया ना सिकंदर। इस मैसिडोनिया यानी यूनान में एक जगह है मैसिडोनिया, मैसिडोनिया का एक शासक है सिकंदर। वो सिकंदर क्या करता है, जब ईरानी और यूनानी जब आपस में झगड़ रहे होते हैं ना, तब ये सिकंदर जो है, जो यूनानी है, वो ईरानियों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी उनके बीच में से जो ईरानी आ रहे थे, भारत और यूनानी के बीच में, उन ईरानियों को ही खत्म कर देता है। समझे? मतलब यूं है कि जब ईरानी और यूनानी आपस में लड़ रहे थे तो जीत होती है यूनानियों की और हार होती है ईरानियों की, राइट। तो जो चीज यूनानी और भारत के बीच में आ रही थी, ईरानी, वो अब हो गए हैं खत्म। अब यूनानी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं किनके, भारत के। मतलब अब सिकंदर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया है किसके, भारतीय उपमहाद्वीप के। सिंपल।
सिकंदर ने न केवल एशिया माइनर यानी तुर्की और इराक बल्कि ईरान को भी जीत लिया। मतलब जो सिकंदर था जो कि यूनानी था, मतलब जो सिकंदर था जो कि एक यूनानी था, उसने न केवल एशिया माइनर यानी तुर्की, जो आज का तुर्की है ना, आपने मैप में देखो जो तुर्की है, आपने, मैं आशा करता हूं कि आपने अपने फ्रंट में सामने एक वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप तो चिपका ही रखा होगा, है ना, या फिर एटलस आपके पास तो होगी। तो उसमें देखो आप, जो आज का तुर्की है, इराक है और ईरान, इन तीनों पर जो है सिकंदर ने कब्जा कर लिया। तुर्की पर, इराक पर और ईरान पर, इन तीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, राइट। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। जब उन्होंने ईरान पर कब्जा कर लिया तो फिर उसने भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ा, है ना। जाहिर है कि ऐसा उन्होंने भारत में अपार धन के लालच में किया था। अब ये यूनानी जो थे वो भारत की तरफ क्यों बढ़े थे, ये तो उन्हें पहले ही पता था। यूनानियों को ये चीज पहले ही पता चल गई थी कि भारत में बहुत ज्यादा क्या है, धन संपदा है। क्या है, धन संपदा। कैसे पता चल गई थी ईरानियों को, यूनानियों को कैसे पता चल गई थी कि भारत में बहुत अधिक धन संपदा है? जब उन्होंने ईरानियों को देखा, इन्हीं ईरानियों के माध्यम से इन यूनानियों को पता चल गया कि भारत में बहुत अधिक धन संपदा है। मैं फिर से यहां बना देता हूं, यह है भारत, यह है ईरानी, जिनको खत्म कर चुके हैं अब ये यूनानी, राइट। और ये यूनानी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं अब भारत के। और इन यूनानियों का एक राजा है सिकंदर। कौन है? सिकंदर। अब ये सिकंदर क्या करना चाहता है? भारत में अटैक करना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि उसको पता है भारत में है बहुत सारी धन संपदा, तो ये उस धन संपदा को लूटना चाहता है। अब सिकंदर को कैसे पता चला इस भारत में धन संपदा है? किसने बताया इनको? सिकंदर यानी यूनानियों को बताया इन ईरानियों ने। डायरेक्टली बताया क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं बताया। यूनानियों को पता चल गया था इन ईरानियों के माध्यम से कि भारत में बहुत सारी धन संपदा है। कैसे? जब ईरानी भारत के साथ बहुत अच्छा व्यापार करते थे, है ना, अच्छे खासे यानी धन कमाते थे ईरानी व्यापार से भारत के साथ, तब इन यूनानियों को लगा कि भारत के साथ पास जो है बहुत अधिक धन संपदा है और हमें भारत पर अटैक करना चाहिए। तब जाके सिकंदर जो है भारत में क्या करता है? प्रवेश करता है, राइट। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, उसने और यूनान के अन्य लेखकों ने भारत की भव्यता का चित्रण किया था। एक लेखक है हेरोडोटस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, वन वर्ड जो होते हैं क्वेश्चन, उसमें आता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इस इतिहास लेखक ने क्या लिखा है भारत के बारे में? हेरोडोटस जो यूनानी लेखक है, क्या है? यूनानी लेखक है। हेरोडोटस एक यूनानी लेखक है और वो भारत के बारे में लिखता है कि भारत के पास अपार धन संपदा है। भारत की भव्यता का चित्रण ये हेरोडोटस करता है। जब हेरोडोटस द्वारा लिखित किताबें जो है वो यूनानी राजा पढ़ते हैं, यूनानी व्यक्ति पढ़ते हैं, तो उनको पता चलता है कि भारत के पास जो है वो अपार धन संपदा है, जिससे सिकंदर यह आक्रमण के लालायित हुआ था। सिकंदर को भी भौगोलिक ज्ञान और प्राकृतिक इतिहास को जानने की ललक थी। मतलब सिकंदर भी यह जानने के लिए उत्सुक था, है ना। जब हेरोडोटस ने भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लिखा, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रकृति के बारे में लिखा, भारतीय उपमहाद्वीप की धन संपदा के बारे में लिखा, भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों, है ना, प्राकृतिक सौंदर्य, भौगोलिक ज्ञान के बारे में लिखा, तो सिकंदर भी एक्साइटेड हुआ इस चीज को जानने के लिए कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, भारत का प्राकृतिक इतिहास कैसा है। इस बात को जानने के लिए सिकंदर क्या हुआ? लालायित हुआ। और इसीलिए एक कारण यह भी था कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। एक कारण तो मैंने बताया आपको, धन संपदा थी। सिकंदर को चाहिए था पैसा। क्यों चाहिए था पैसा? क्योंकि उसे करना था अपना जो साम्राज्य है उसका एक्सपांसन। सिकंदर को क्या करना था? अपने साम्राज्य का एक्सपांशन करना था। उन्होंने ईरान को तो हरा दिया, इराक को भी हरा दिया, तुर्की को भी हरा दिया, सबको हरा दिया, और एक्सपांशन करना था उन्हें। तो इस एक्सपांशन के लिए उन्हें चाहिए था धन और संपदा। और दूसरा, वो सिकंदर जो था वो भौगोलिक यानी चीजें जो थे, भौगोलिक ज्ञान का बड़ा इच्छुक था। इसलिए वो भारत के भौगोलिक, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को वो देखना चाहता था, राइट। समझ में आया सिकंदर क्यों आक्रमण कर रहा है भारत पर, कैसे आक्रमण कर रहा है, राइट। उसने सुना था कि भारत के पूर्वी किनारे पर कैस्पियन सागर था, यानी किसी से उसने सुना था कि भारत के पूर्व में कैस्पियन सागर है। वैसे तो कैस्पियन सागर है नहीं, अपन देखेंगे तो आज आप भारत का मैप अगर देखोगे आप, वर्ल्ड का मैप, तो कैस्पियन सागर कहाँ है? रूस के आसपास है।
तो कैस्पियन सागर तो रूस के आसपास है, लेकिन उसने सुना था कि भारत के पूर्व में कैस्पियन सागर है। हालांकि वो कैस्पियन सागर नहीं, वो कोई दूसरा सागर था, जैसे बंगाल की खाड़ी ये वाली होगी, लेकिन उस समय उसको गलतफहमी थी। वह पूर्ववर्ती विजेताओं के मिथकीय कारनामों से भी प्रेरित था, जिसका अनुकरण कर वह उसे भी पार कर जाना चाहता था। मतलब पहला तो यानी वो चीज, ये चीज जानने के लिए पहले तो उसे चाहिए थी धन और संपदा, राइट, सिंपल सी चीज, फर्स्ट चीज जो चाहिए उसको धन संपदा। दूसरा उसको जानना है भारत के बारे में, प्राकृतिक की भौगोलिक स्थिति के बारे में, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, राइट, दूसरा इसको ये जानना है। तीसरा उसको जानना है भारत के कैस्पियन सागर। किसी ने उससे कहा था कि भारत के पूर्व में कैस्पियन सागर है, तो उसे वो कैस्पियन सागर के बारे में जानना है, उसे वो देखना है। चौथा था उसने मिथ की कहानियां सुनी थी। क्या सुनी थी? मिथ की मतलब होता है बनावटी कहानियां। जैसे दादी जो अपने पोते को जो कहानियां सुनाती है ना, भूत प्रेत की कहानियां, वो हकीकत में थोड़ी ना होता है, वो मिथ की होती कहानियां। मतलब वो एक किसी पात्र को बनाकर बनाई गई कहानियां। तो सिकंदर ने भी ऐसी मिथ की कहानियां सुनी थी कि भारत के पूर्व में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे साम्राज्य हैं, है ना, जो बड़े विजेता हैं। विजेता मतलब जो बहुत ताकतवर हैं और उन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। मतलब जो राजा रहते हैं भारत के पूर्व में, उन राजाओं के बड़े बड़े कारनामों की जो मिथ की कहानियां हैं उन्होंने सिकंदर ने सुनी थी। तो वो चाहता था उनको भी पार करना, मतलब उन बड़े बड़े राजाओं को भी वो जीतना चाहता था। तो ये था चौथा कारण, राइट। उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति उसकी योजनाओं के अनुकूल थी। यानी ये तो सब कारण थे कि सिकंदर भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था, और उसने जब आक्रमण कर लिया तो वो सफल क्यों हुआ, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करेगा तो हमेशा सफल ही होगा। कुछ तो कारण रहा होगा भारत के उत्तर पश्चिम में कि जो सिकंदर है वो सिकंदर का आक्रमण जो है वो सफल रहा। इसका सिंपल सा कारण था, मैंने आपको अभी बताया था कि भारत के जो उत्तर पश्चिम में जो जनपद थी, जो महाजनपद थी, वो क्या थी, आपस में वैसे ही झगड़ रही थी। मैंने बताया ना ईरान वाला आक्रमण में, अभी मैंने आपको बताया कि जब भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया था, है ना, जब भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया था, उन्होंने सिंध जीत लिया था, उन्होंने जो सिंधु नदी के पश्चिमी वाला भाग जीत लिया था, राइट, उन्होंने पंजाब को जीत लिया था। तो उन्होंने ऐसा क्यों जीत पाए थे? क्योंकि उस समय जो भारत के उत्तर पश्चिम में जो जनपद थी, जो महाजनपद थी, वो आपस में क्या करती रहती थी, झगड़ती रहती थी, और इसी का फायदा उठाया ईरानियों ने, राइट। और सेम टू सेम जैसे ईरानियों ने इनके झगड़े का फायदा उठाया, वैसे के वैसे फायदा इन यूनानियों ने भी उठाया इनके झगड़े का फायदा, राइट। तो यूनानी भी अपने भारत में प्रवेश इसलिए कर पाए क्योंकि उस समय की जो स्थितियां थी भारत के उत्तर पश्चिम में वो उनके अनुकूल थी। अनुकूल कहने का मतलब है कि वहां पर कोई ऐसा बड़ा कोई साम्राज्य नहीं था जो सिकंदर को रोक सके, है ना। उस समय यहाँ पर ऐसा कोई बड़ी जनपद नहीं थी, बड़ी कोई महाजनपद नहीं थी जो आपस में संगठित होकर यूनानियों का या सिकंदर का जो है मुकाबला कर सके, राइट। यह क्षेत्र कई स्वतंत्र राजवंशों और कबीलाई गणराज्यों में विभाजित था, लेकिन वे जिन रियासतों के अंतर्गत आते थे उससे वह पूर्ण समर्थन भाव और दृढ़ता से जुड़े हुए थे। सिकंदर ने इन रियासतों को बारी बारी से जीतना आसान समझा। इस क्षेत्र के शासकों में से दो शासक विख्यात थे, अंबी और तक्षशिला के राजकुमार, और पोरस जिनका राज्य झेलम और चिनाव के बीच था। एक तो था अंबी, यानी यहां पर दो राजकुमारों का जिक्र किया है, एक तो है अंबी तक्षशिला के राजकुमार और एक है पोरस। कुल मिलाकर यह है कि यहां पर जो है जनपद थी, यहाँ पर जो साम्राज्य थे, यहाँ पर जो छोटे छोटे जनपद थी, वो आपस में क्या रहते थे, झगड़ते रहते थे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये जो जनपद थी, अगर मान लो सिकंदर जो है, मान लो इस पहली वाली जनपद पर अटैक करता है, तो आसपास वाली जनपद जो थी उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये जो जनपद थी वो अपने इलाके से ही क्या करती थी, लगाव रखती थी बस। यानी बाहर वाले इलाके में चाहे कोई आक्रमण करे और उसे जीते, इनसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, राइट। मतलब समझ रहे हो, मान लो ये फर्स्ट जनपद है, ये एक और जनपद है सेकंड, ये थर्ड जनपद है, ये फोर्थ जनपद है, ये फिफ्थ जनपद है, ये सिक्स जनपद है। अब मान लो सिकंदर अगर मान लो फर्स्ट वाली जनपद पर अटैक करेगा
तो इन यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स इन जनपदों को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो उनकी संरक्षा भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका लगाव केवल कहाँ तक है, अपनी अपनी क्षेत्र तक है। मान लो सिकंदर दूसरे पर आक्रमण करेगा तो इन बचे हुए जनपद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरे पर अगर आक्रमण करेगा तो तीसरे को छोड़कर जो बचे हुए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिकंदर ने इसी चीज का फायदा उठाया। सिकंदर ने क्या किया, एक साथ हमला नहीं किया, एक साथ हमला करता तो सारे जने एक हो जाते, है ना। तो उसने क्या किया, एक एक करके पहले एक फर्स्ट वाली जनपद को जीता, फिर सेकंड वाली जनपद को जीता, फिर थर्ड वाली जनपद को जीता, फिर फोर्थ वाली, फिर फिफ्थ वाली और फिर सिक्स्थ वाली। ऐसे ऐसे करके करके वो एक एक जनपद को क्या करता गया, जीतता गया। क्या करता गया, जीतता गया, राइट। और इसी जनपदों में से दो शासक थे, अंबी और एक पोरस, इनका जिक्र आता है, अंबी और पोरस, राइट। अब अंबी और पोरस कहाँ है, जो झेलम नदी है, झेलम नदी और चिनाब नदी, या आप जब भूगोल में पढ़ोगे तब देखोगे, यानी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम और चिनाब, और ये दोनों पाकिस्तान के जो जल डिवीज़न है उसमें दी गई है, झेलम और चिनाब। भारत में कौन सी है, रावी, व्यास और सतलज। बाकी सिंधु, झेलम, चिनाब ये तीनों, जो इंडस ट्रीटी जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें जो सिंधु, झेलम, चिनाब ये तो पाकिस्तान के, यानी उसके जिसका पानी उसमें जाता है पाकिस्तान के लिए, और जो तीन बची हुई नदियाँ हैं, है ना, कौन सी, रावी, व्यास और सतलज, ये नदियाँ भारत के अंडर में आती है। तो जो झेलम और चिनाब के बीच स्थित है अंबी और पोरस के राजा का साम्राज्य, वे एक साथ मिलकर सिकंदर की बढ़त का प्रभावी रूप से विरोध कर सकते थे, लेकिन वे संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल रहे और इसीलिए खैबर दर्रा बिना प्रहरी के था। मतलब उस समय में बाकी सभी जनपद तो कमजोर थी, लेकिन दो बड़ी बड़ी जनपद थी अंबी और पोरस की, लेकिन वो भी सिकंदर का सामना नहीं कर सके। क्यों, क्योंकि अंबी और जो पोरस थे वो आपस में क्या नहीं हो सके, संगठित नहीं हो सके। अगर पोरस और अंबी आपस में हाथ मिला लेते और फिर दोनों जने मिलकर जो है सिकंदर का आक्रमण करते या विरोध करते, तो सिकंदर हो सकता है कि पीछे की तरफ लौट जाता। लेकिन क्योंकि अंबी और पोरस ने आपस में हाथ नहीं मिलाया, इसीलिए जो सिकंदर के लिए इस खैबर दर्रे को पार करना जो है वो आसान हो गया। जो खैबर दर्रा था वहाँ पर उस समय में, उस खैबर दर्रे को, क्योंकि दर्रे के द्वारा ही जो हिमालय पर्वत है उसे पार किया जा सकता था, तो इस खैबर दर्रे के द्वारा जो है वो सिकंदर के लिए इन खैबर दर्रे को पार करना क्या हो गया, आसान हो गया, राइट। ईरान की विजय के बाद, मतलब जब यूनानी ने, बताया ना मैंने, ये रहा, ये वाला, ये ईरानी, ये यूनानी और ये भारत, यानी ईरान की विजय के बाद जब यूनानियों ने ईरान को जीत लिया, सिकंदर काबुल की तरफ बढ़ा। काबुल मतलब जो भारत के उत्तर पश्चिम में है वहां पर, जहां से ईसा पूर्व 326 ईसा में खैबर दर्रे से होकर भारत की ओर चल दिया। काबुल दर्रे से काबुल में बढ़ा। काबुल कहाँ है, भारत के उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर, यहाँ काबुल है। यहाँ काबुल में पहुंचने के बाद वो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा को पार करते हुए भारत में चल दिया, यानी भारत में उसने एंट्री कर दी। सिंधु तक पहुंचने में उसे 5 महीने लगे। तक्षशिला मतलब जो पाकिस्तान में का शासक अंबी, मतलब इसकी बात हो रही है, सिकंदर से शीघ्र पराजित हो गया और सिकंदर की सेना और मजबूत हो गई, और साथ ही उसने अपने खजाने की भरपाई भी की। मतलब जब सिकंदर अंबी के साम्राज्य में पहुंचा तो उसने अंबी को आसानी से हरा दिया, और अंबी के साम्राज्य से जितना भी सोना था सिकंदर ने प्राप्त कर लिया। उसकी सेना और मजबूत हो गई, वो और ताकतवर हो गया, उसके पास और धन आ गया, ताकि उसकी सेना को वो मजबूत करके और आगे की तरफ बढ़ सके। समझे। झेलम पहुंचने पर सिकंदर को पहले और कड़े विरोध का सामना पोरस से करना पड़ा। देखो अब मैंने बताया ना, 2 जने थे, एक तो अंबी है, एक पोरस है। तो सिकंदर ने अंबी को तो हरा दिया, चलो अंबी खत्म। अब और आगे बढ़ा तो पोरस मिला उसको, अब पोरस को हराना है, तो पोरस से फिर उसको सामना करना पड़ा। हालांकि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, किंतु वह उसकी बहादुरी और साहस से प्रभावित हुआ। मतलब सिकंदर ने फाइनली पोरस को भी हरा दिया, लेकिन पोरस ने जिस हिसाब से सिकंदर से हमला किया, यानी मुकाबला किया, उससे सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। यानी सिकंदर ने देखा कि अंबी तो आसानी से हार गया, लेकिन पोरस जो है वो आसानी से नहीं हारा। उसने जो है मेरा विरोध बड़ी वीरता के साथ किया, तो इससे जो है सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ, और उसने पोरस को जो हारा हुआ क्षेत्र है वो फिर से
अपने अंडर का राजा बनाकर दे दिया। मतलब यूं है कि पोरस जो क्षेत्र हारा था उसको फिर से पोरस को दे दिया। मतलब अब पोरस फिर से राजा तो रहेगा लेकिन स्वतंत्र राजा नहीं रहेगा। वो अब किसके अंडर में राजा रहेगा? सिकंदर के अंडर में राजा रहेगा। राइट, तो ये हुआ क्योंकि अंबी को तो हराने के बाद अंबी को राजपद से ही हटा दिया गया, लेकिन पोरस को फिर से राजतंत्र दे दिया गया क्योंकि वो वीरता से लड़ा था, लेकिन साथ में उसको सिकंदर के अंडर में रखा गया। राइट, इसीलिए उसने उसके अपने राज्य को उसके पास ही रहने दिया और उसे अपना सहयोगी बना दिया। सिकंदर व्यास नदी तक पहुंचा और पहुंच चुका था। वह उत्तर की तरफ और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। मतलब सिकंदर और आगे बढ़ा पोरस को हराने के बाद। फिर उसने झेलम नदी पार कर दी। उसने जो कौन सी नदी बताई थी मैंने, चिनाव नदी, उसने चिनाव नदी भी पार कर दी। उसने झेलम नदी भी पार कर दिया। वो व्यास नदी पर पहुंचा। किस नदी पर पहुंचा? व्यास नदी पर पहुंचा। जैसे ही वो व्यास नदी पर पहुंचा, सिकंदर की सेना क्या बोलती है सिकंदर को कि हम अब आगे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सिकंदर की सेना जो है वो कहां से युद्ध करती आ रही थी। सोचो, मैंने बताया ना आपको अभी ये वाला। सिकंदर कौन है? यूनानी है। देखो, सिकंदर की सेना यहां से युद्ध करना स्टार्ट हुई थी। यहां से उन्होंने न जाने कितने यूनानी क्षेत्र में राजाओं को हराया होगा। फिर वो ईरानी क्षेत्र में प्रवेश यानी करती है सेना, सिकंदर की सेना। फिर उसने न जाने कितने ईरानी से तो राजाओं को हराया होगा। तो इसके लिए न जाने यूनानी सेना ने कितने युद्ध किए होंगे। और फिर जब ईरानियों को हरा दिया यूनानियों सिकंदर ने, फिर उसने भारत में प्रवेश किया। फिर न जाने कितने ही भारतीय जो उत्तर पश्चिम के जो राजा थे, शासक थे, उनको हराया उन्होंने। तो इस प्रकार जो सिकंदर की सेना थी वो हजारों यानी कई वर्षों से, हजारों तो नहीं कई वर्षों से सिकंदर की सेना जो है युद्ध करती जा रही। तो वो क्या हो गई, इस युद्ध के कारण वो थक गई थी। क्योंकि कितने युद्ध किए होंगे उसने। सोचो, यूनानी जो थे यूनान से चलते हुए आ रहे हैं, सीधा भारतीय उपमहाद्वीप तक आ गए। वो न जाने कितने कितने राजाओं को वो हरा हरा कर आ रहे होंगे। तो सोचो जो सिकंदर की सेना है वो कितनी थक चुकी होगी। तो इस कारण से जो सिकंदर की सेना है वो व्यास नदी पर पहुंचकर क्या बोलती है, आगे जाने से जो है मना कर देती है सिकंदर को कि हम अब यहां से आगे नहीं जाएंगे। यूनानी सैनिक युद्ध के कारण थकान और बीमारी के शिकार हो गए थे। मैंने बताया ना आपको, जो यूनानी सैनिक जो थे वो इन लंबे चलने वाले युद्ध के कारण क्या हो गए थे, थक गए थे। क्या हो गए थे? थक गए थे। और क्या हो गए थे? बीमारी के शिकार हो गए थे। क्या हो गए थे? बीमारी के शिकार हो गए थे। राइट, एक तो थक गए थे और दूसरा बीमारी के वो शिकार हो गए थे। समझे दोस्तों? भारत की गर्म जलवायु और 10 वर्षों से निरंतर युद्ध अभियान ने उन्हें बुरी तरह से बीमार कर दिया था। मैंने बताया ना, युद्ध कितने 10 वर्षों से कर रहे थे? 10 साल से। 10 साल से यूनानी सैनिक, 10 साल से सिकंदर सैनिक युद्ध करे जा रहे हैं लगातार। तो सोचो वो कितने थक चुके होंगे, है ना। तो इस कारण से पहला तो वो थक चुके थे और दूसरा वो बीमारियों की चपेट में आ चुके थे। क्यों आ चुके थे? क्योंकि यूनान की जो जलवायु है वो है ठंडी जलवायु। कौन सी जलवायु? ठंडी जलवायु। और भारत की तरफ जलवायु जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे उनको कौन सी जलवायु मिली? गर्म जलवायु। मतलब यूनान के सैनिक किस वातावरण में रहने के लिए आदी हो चुके, यानी आदी थे, मतलब अनुकूल थे। यानी यूनानी सैनिकों के लिए कौन सा वातावरण अनुकूल था? ठंडा वातावरण अनुकूल था। लेकिन अब यूनानी सैनिक कहाँ आ गए हैं? वो आ गए हैं भारत में। और भारत की जलवायु कैसी है? गर्म जलवायु है, जो यूनानी सैनिकों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। और इस कारण से उन्हें हो गई है बीमारियां और वो थक चुके हैं। राइट, तो ये 2 कारण है। इसलिए उन्होंने भारत की तरफ प्रवेश करने से, व्यास नदी को पार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। राइट, वे सिंधु के किनारे भारतीय लड़कों के युद्ध कौशल से भी परिचित हो चुके थे, जिससे वे आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जब सिकंदर की सेना ईरानियों को हराकर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है, तो यहां पर उन्हें बहुत सारे जनपद को हराना पड़ता है। साथ में उसको बहुत सारे शक्तिशाली जो जनपद थे उनको भी हराना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पोरस जो राजा था उसने बहुत डटकर मुकाबला किया था
जो सिकंदर की सेना है उसका। यानी पोरस के जो राजा इतने कमजोर नहीं थे जिनको सिकंदर आसानी से हरा सके। अंबी का राजा भी इतना कमजोर नहीं था जिसको सिकंदर ने आसानी से हरा दिया। और न जाने कितने ही यहाँ पर जनपद होगी, है ना, जिनको सिकंदर जो है, यानी सिकंदर को जिन्हें हराने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सिकंदर की सेना उनके सामने बहुत यानी डटकर लड़ी, तब जाके वो जीती। मतलब सिकंदर की सेना ने ये देख लिया था कि अगर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में इतने पराक्रमी पराक्रमी सैनिक हैं, इतने पराक्रमी राजा हैं, पोरस जैसे पराक्रमी राजा हैं, अंबी जैसे पराक्रमी राजा हैं, इतने अच्छे अच्छे युद्ध करने वाले सैनिक अगर भारत के उत्तर पश्चिम में हैं, तो सोचो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने बड़े बड़े पराक्रमी राजा और सैनिक होंगे। तो वो इस बात से भी डर गए थे कि अगर हमें इनको इतनी मुश्किलों से हराना पड़ा, हमें पोरस को इतनी मुश्किलों से हराना पड़ा, अंबी को इतनी मुश्किलों से हराना पड़ा, तो उनको हराने में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो दूसरे जो राजा होंगे उनको हराने में अपने को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस कारण से भी वो क्या हो गए थे, डर गए थे। उस कारण से उन्होंने सिकंदर को युद्ध करने से या आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। राइट। यूनानी इतिहासकार एरियन एक यूनानी इतिहासकार है। कौन सा इतिहासकार है ये? यूनान का इतिहासकार है। मतलब जो सिकंदर का जो साम्राज्य था ना यूनान, वहां का इतिहासकार है। बताते हैं कि युद्ध की कला में भारतीय उस समय के क्षेत्र में रहने वाले अन्य शास्त्रों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थे। एरियन जो इतिहासकार है वो लिखते हैं कि जो भारतीय सैनिक थे, यानी ये वाले और ये वाले भारतीय सैनिक जो थे, वो युद्ध कला में दूसरे जो सैनिक थे, दूसरे साम्राज्यों के जो सैनिक थे, चाहे वो ईरानी साम्राज्य हो, चाहे वो यूनानी साम्राज्य हो, इन साम्राज्यों के सैनिकों से बहुत अधिक कौशल और श्रेष्ठ थे भारतीय सैनिक। तो इस बात से भी जो यूनानी सैनिक है, वो जो सिकंदर के सैनिक है, वो क्या हो गए थे, डर गए थे। राइट फ्रेंड्स। विशेषकर ग्रीक सैनिकों को गंगा पर तैनात कर विशाल सेना के बारे में भी सूचना थी। यानी जो ग्रीक सैनिक थे, जो यूनानी सैनिक थे, उनको गंगा के, यानी ये जो गंगा वाला क्षेत्र था, ये वाला, यहाँ पर ही तो थे बड़े बड़े महाजनपद, उनको मगध के बारे में पता चल गया था, उनको नंद वंश के बारे में पता चल गया था कि यहाँ पर तो और विशाल सेना है उनके पास। तो उन्होंने सोचा कि हम भारत के उत्तर पश्चिम में जो छोटी छोटी सेना उनको हराने सब, यानी उनको हराने में इतनी मेहनत लग रही है, तो सोचो जो गंगा के मैदान में बड़े बड़े साम्राज्य हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी सेना है, जिनके पास हाथी हैं, जिनके पास घोड़े हैं, जिनके पास इतने अच्छे हथियार हैं, उनको हम कैसे हराएंगे। तो इस कारण से वो ये पीछे की तरफ हट गए। यह स्पष्ट रूप से नंदों के शासनकाल का मगध साम्राज्य था, जिसके पास सिकंदर से भी कई अधिक सैनिक थे। यानी उन्होंने नंद वंश के जो शासक थे उनके बारे में भी सुन रखा था। उस समय मगध पर किसका शासक था? नंद वंश का। ये याद रखना, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध पर किसका शासक था? नंद वंश का शासक था। तो इन सैनिकों ने नंद वंश के शासकों के बारे में भी सुन रखा था कि नंद वंश के शासकों के पास तो सिकंदर से भी बड़ी सेना है, तो इतनी बड़ी सेना को हम छोटी सी सेना कैसे हरा पाएंगे। इस कारण से वो उन्होंने सिकंदर को आगे बढ़ने से मना कर दिया। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए सिकंदर के कई आदेशों के बावजूद ग्रीक सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर ने दुखी होते हुए कहा कि मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ जो निष्ठाहीन और कायर हैं, जो भय से ग्रसित हैं। जो राजा अपने दुश्मनों के हाथों कभी नहीं हारा था, उसे अपने ही लोगों ने हरा दिया था। मतलब सिकंदर यहाँ आप कहता है, सिकंदर क्या कहता है कि मैं जो ये अपनी सेना के जो सैनिक है उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें यानी फिर से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, लेकिन ये निष्ठाहीन जो सैनिक है और ये जो कायर सैनिक है, जो भय से ग्रसित है, वो आगे बढ़ने से क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। और सिकंदर बाद में ये भी कहता है कि दूसरे जो राजा है, दूसरे जो सैनिक है, मुझे नहीं हरा सके और मेरे ही सैनिकों ने मुझे हरा दिया। सही बात है कि नहीं? सिकंदर क्या कहता है कि दूसरे के सैनिक मुझे हरा नहीं सके, यानी मैं युद्ध में कभी नहीं हारा, लेकिन मेरे ही सैनिकों ने मुझे हरा दिया। ये सिकंदर जो है अपने सैनिकों के आगे न बढ़ने के कारण कहता है। उसे अपने ही लोगों ने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और पूर्वी साम्राज्य पर शासन का उसका सपना अधूरा ही रह गया। यानी जब उसका सिकंदर कहाँ से आया? यूनान से आया, ईरान होता हुआ भारत की तरफ आया, तो पूर्वी साम्राज्य में जो उसके शासन करने का सपना है अधूरा रह गया क्योंकि उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था और वो फिर से पीछे की तरफ लौट गया और
जो यूनान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पर फोकस करने लगा। लौटते समय सिकंदर भारतीय सीमा के अंत तक पहुंचते हुए कई छोटे गणराज्यों को पराजित करता गया। वह निरंतर 19 महीनों तक भारत में युद्धरत रहा, जिससे उसके पास अपने विजय को व्यवस्थित करने तक का भी समय नहीं मिला। फिर भी उसने कुछ व्यवस्थाएं की। विजित राज्यों को अधिकांशतः उसके ही शासकों को सौंप दिया गया था, जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतलब सिकंदर के पास इतना भी टाइम नहीं था कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जो उसने जीते थे उनको वो क्या कर सके, व्यवस्थित रूप से संचालित कर सके। यानी वो इतना अपने साम्राज्य का एक्सपांसन चाहता था बस, है ना। तो उसने क्या किया, जो जीते हुए क्षेत्र थे उनको क्या कर दिया, जिनसे जीता था उन्हीं को फिर से सौंप दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि ये जो सारे राज्य जो अब राज करेंगे वो मेरे अंडर करेंगे, मतलब वो किसके अधीन रहेंगे, सिकंदर के अधीन रहेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। हालांकि उनकी क्षेत्रीय संपत्ति को 3 भागों में विभाजित कर 3 ग्रीक राज्यपालों के अधीन रखा गया था। उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कई शहरों की स्थापना भी की थी। मतलब सिकंदर धीरे धीरे पीछे लौटता गया भारतीय उपमहाद्वीप से, और भारतीय उपमहाद्वीप में जो जीते हुए क्षेत्र थे उनको उन्होंने अपने कुछ जो राज्यपाल है उनके अधीन कर दिया। वहाँ पर कुछ नए नए शहर बसा दिए। उनको या तो जिनसे जीता था उन्हीं राजाओं को दे दिया, लेकिन उनको अपने अधीन कर दिया गया। और इस प्रकार वह धीरे धीरे जो है वो पीछे लौट गया और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए, मतलब वो इतना बिजी था दूसरे क्षेत्रों को हड़पने के लिए, राइट। अब ये बात करते हैं, चौथा पॉइंट है इसका ही, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, राइट। अब जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो इसका प्रभाव क्या पड़ा भारत पर। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। अभी बताया ना मैंने, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। एक प्रभाव तो हमने पहले पढ़ा था, जब भारतीय उपमहाद्वीप के लोग ईरानियों के संपर्क में आए तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, कल्चर प्रभाव पड़ा, व्यापार की दृष्टि से प्रभाव पड़ा, कृषि की दृष्टि से प्रभाव पड़ा, भाषा लिपि की दृष्टि से प्रभाव पड़ा जब वो ईरानियों के संपर्क में आए थे। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, राइट। सिकंदर के आक्रमण ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन दक्षिणी एशिया के निकट संपर्क में आने का पहला अवसर प्रदान किया। जब सिकंदर ने भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला किया तब यूनान और जो भारतीय उपमहाद्वीप वो आपस में क्या हो गए, डायरेक्टली संपर्क में आ गए। तो पहला तो ये प्रभाव पड़ा। सिकंदर का भारतीय अभियान एक विजयी सफलता थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को ऐसे भारतीय प्रांतों से जोड़ा जो ईरान द्वारा विजित प्रांतों की तुलना में काफी बड़ा था। मतलब सिकंदर ने जितना ईरान ने भारतीय उपमहाद्वीप को जीता था उससे भी ज्यादा क्षेत्र जो है वो यूनानी मतलब सिकंदर ने उस समय में जीता था। और काफी बड़ा प्रांत जो है उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का प्राप्त किया था, उससे भी बड़ा प्रांत जो ईरानियों ने भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त किया था। हालांकि यूनानी शासकों द्वारा क्षेत्र जल्द ही मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गए। यह मैंने अभी बताया था। सिकंदर क्या हुआ, अगर सिकंदर तो यहाँ रुका ही नहीं भारतीय उपमहाद्वीप में, उसने तो अपने जो अधीन राजा है उनको सारा का सारा साम्राज्य देकर, राज्यपालों को सारा साम्राज्य देकर वो कहाँ चला गया, फिर से यूरोप की तरफ मतलब यूनान की तरफ लौट गया। और फिर आगे चलकर क्या हुआ, जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो क्षेत्र जो सिकंदर के अधीन थे उन सिकंदर के अधीन क्षेत्रों पर फिर मौर्य साम्राज्य ने क्या कर दिया, अपना अधिकार जमा लिया। किसने, मौर्य साम्राज्य। वो पढ़ेंगे अपन। नंद वंश के बाद जो है वो मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहला जो शासक था उसने मौर्य वंश की स्थापना की, और इस मौर्य वंश ने भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो सिकंदर के समय में उस समय में था अधीन था, उसको उन्होंने मौर्य साम्राज्य ने अपने अधीन कर लिया। क्यों, क्योंकि सिकंदर तो यहाँ से लौट चुका था यूनान की तरफ। भारत और ग्रीस के बीच कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होना इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। मतलब बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर यूनान और भारत का जो प्रत्यक्ष संदर्भ, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट, प्रत्यक्ष कांटेक्ट यानी डायरेक्टली कांटेक्ट जो है इस युद्ध के बाद शुरू हुआ, राइट। सिकंदर के अभियान ने भूमि और समुद्र के माध्यम से 4 अलग अलग मार्ग प्रशस्त किए, जिससे यूनानी व्यापारियों और कारीगरों को व्यापार करने की मौजूदा सुविधाएं बढ़ गई। मतलब सिकंदर के आक्रमण ने भूमि और समुद्रों के मार्ग से यात्राएं की थी,
सिकंदर ने इन यात्रा, तो इन यात्राओं के द्वारा उन्होंने क्या किया, जो व्यापार है उस समय व्यापारियों के लिए जो है वो कनेक्शन जो है, व्यापारियों के लिए जो मार्ग है वो और क्या कर दिए, खोल दिए। जो व्यापार है वो और क्या हो गया, सुविधाजनक हो गया इन मार्गों से। किनसे, इन मार्गों से भारत और यूरोप यूनान के बीच में जो व्यापार है वो व्यापार और क्या हो गया, बढ़ गया। राइट। यद्यपि सिकंदर के आक्रमण से पहले भी उत्तर पश्चिम में रहने वाले कुछ यूनानियों के बारे में सुना गया है। इस आक्रमण से यहाँ ग्रीक तथा यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। मतलब जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत में जो यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। यूनानी उपनिवेश का मतलब क्या होता है, यूनानी उपनिवेश, देखो जब अपन आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे ना, तब जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश है, अंग्रेज मतलब जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश है, उनके द्वारा जो स्थापित राज्य है उसको अपन क्या कहेंगे, औपनिवेशिक। इनको अपन क्या कहते हैं, औपनिवेशिक ही तो कहते हैं, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक मतलब क्या होता है, औपनिवेशिक मतलब वो व्यक्ति, वो राजतंत्र जो बाहर से आता है और अपनी जो स्वदेशी जमीन है वहां पर अपना राज स्थापित करता है, उसे कहते हैं उपनिवेशिक या उपनिवेश। तो यूनानी भी तो उपनिवेशी थे क्योंकि वो बाहर के थे, यूनान से आए थे, और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप जो स्वदेशी जमीन थी, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र था, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से यूनानी भी क्या थे, उपनिवेश थे। तो उन्होंने यूनानी उपनिवेश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित किया। राइट। इनमें सबसे महत्वपूर्ण काबुल क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया, झेलम तट पर बोकेफल तथा सिंध में अलेक्जेंड्रिया शहर थे। मतलब यहाँ पर कुछ शहरों के नाम बताए हैं जो यूनानियों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में स्थापित किए थे, जैसे अलेक्जेंड्रिया, बोकेफल, अलेक्जेंड्रिया, ये शहर आदि। राइट। हालांकि मौर्यों ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के शासनकाल में ग्रीक वहां बने रहे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, जब यूनान का जो राजा था सिकंदर, वो जब भारत से लौट गया, तब आगे चलकर जो मौर्य थे, उन मौर्यों ने क्या किया, ये जो क्षेत्र है जहां पर यूनान अपना कब्जा जमा कर गए थे, उस क्षेत्र को मौर्यों ने क्या कर दिया, अपने अधीन ला दिया, और यूनानों को वहां से, जो यूनानी शासक थे, वो उन्होंने वहां से जाना पड़ा। यूनानी शासक मतलब जो सिकंदर ने जो अपने अनुयायी यहाँ पर छोड़े थे, शासक अनुयायी, उनको वो जहाँ से जाना पड़ा। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो यूनानी थे, चाहे वो यूनानी व्यापारी हो, चाहे वो यूनानी शिल्पकार हो, है ना, चाहे वो यूनानी कुछ जो मंत्री हो, वो जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के आने के बाद भी क्या हुए, यहीं पर बने रहे। राइट। यानी मौर्य साम्राज्य ने जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जब अपने अधीन कर लिया, उसके बाद भी बहुत सारे यूनानी इन क्षेत्रों में बसे रहे। राइट। सिकंदर को उस रहस्यमयी सागर के भूगोल में बहुत रुचि पैदा हो गई थी जिसने उससे सिकंदर के सिंधु के मुहाने पर पहली बार देखा था। इसीलिए उसने तटों को तलाशने और सिंधु के मुहाने से यूफ्रेटस यानी महानद पर बंदरगाहों की खोज करने के लिए एक जहाजी बेड़ा अपने मित्र न्यूयॉर्कस के साथ भेजा। किसके साथ, न्यूयॉर्कस। न्यूयॉर्कस एक यात्री था। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सिकंदर ने भारतीय उपमहाद्वीप के जो प्रकृति, जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्रकृति है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो भूगोल है, उसके बारे में जब उसने पहली बार सुना था, जब जो हेरोडोटस नामक जो इतिहास के पिताजी ने कहा जाता है ना, अभी बताया था मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कि जो इतिहास के पिता थे हेरोडोटस, उन्होंने किताब लिखी थी। उस किताब में जब सिकंदर ने पढ़ा था कि भारत का भूगोल कैसा है, भारत की प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है ना, तो इन चीजों को जानने के लिए सिकंदर बहुत एक्साइटेड था। इसीलिए तो भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी की क्षेत्र की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन वो तो उसकी सेना ने मना कर दिया था। अगर सेना मना नहीं करती तो सिकंदर भारत के और पूर्वी तरफ बढ़ जाता, है ना। वो तो उसकी सेना ने मना कर दिया था कि हम अब आगे पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेंगे। राइट। तो इस प्रकार जो है सिकंदर जो है जब भारत से लौट गया, फिर भी उसके मन में ये इच्छा थी कि वो भारत के बारे में जाने, और इसीलिए सिकंदर ने बाद में क्या, एक न्यूयॉर्कस नाम का एक इतिहासकार था जो भूगोलवेत्ता था, इतिहासकार और भूगोलवेत्ता दोनों था ये। तो जो सिकंदर था, उन्होंने न्यूयॉर्कस नाम के एक भूगोलवेत्ता और इतिहासकार को भारतीय उपमहाद्वीप के अध्ययन के लिए भेजा। किसके लिए भेजा, भारतीय उपमहाद्वीप में जो
समुद्र के बारे में उसने सुना था, है ना, जो भ्रांतियां, जो कहानियां उसने सुनी थी, भूगोल की कहानियां, उसके बारे में जानने के लिए उसने, उसको लिखने के लिए उसने न्यूयॉर्कस नाम के एक इतिहासकार और भूगोलवेत्ता को भेजा था। राइट। नतीजतन सिकंदर के इतिहासकार उस मूल्यांकन भौगोलिक इतिहास को लिख गए जिसमें सिकंदर के अभियानों का सही से उल्लेख है। यानी अपने को सिकंदर के बारे में किससे पता चलता है? इन न्यूयॉर्कस के द्वारा लिखे गए इन स्रोतों से ही तो पता चलता है, क्योंकि इन्होंने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लिखा बल्कि उन्होंने सिकंदर के बारे में भी कुछ न कुछ लिखा। तो इनके स्रोतों से हमें भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के बारे में तो पता चलता ही चलता है, क्योंकि सिकंदर ने इनको बोला था कि आप भारतीय के भूगोल के बारे में लिखो, भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल के बारे में लिखो। तो ये काम तो उन्होंने किया, यानी भारत के भूगोल के बारे में तो लिखा इन्होंने, पर साथ साथ में इन्होंने सिकंदर के बारे में भी लिखा। तो सिकंदर के बारे में जानकारी भी अपने को इन लेखकों के स्रोतों से प्राप्त होती है। राइट। जिससे हमें आगामी घटनाओं के सही भारतीय कालक्रम स्थापित करने में मदद मिलती है। सिकंदर के इतिहासकारों से हमें समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मतलब सिकंदर के जो इतिहासकार है, मतलब ये न्यूयॉर्कस है, हेरोडोटस है ना, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हम पढ़ेंगे। तो इन इतिहासकारों से हमें जो सिकंदर के जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियां कैसी थी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में या फिर भारतीय महाद्वीप के दूसरे भागों में जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो भी हम जानकारी अपने को इन सिकंदर के लेखकों से मिलती है। राइट। वे हमें सती प्रथा, गरीब माता पिता द्वारा बाजारों में लड़कियों और उत्तर पश्चिमी भारत में बैलों की अच्छी नस्ल की बिक्री के बारे में बताते हैं। सिकंदर ने यहाँ से ग्रीस के उपयोग करने के लिए 2 लाख बैल मैसेडोनिया भेजे। मतलब सिकंदर को भारत के जो बैल है वो इतने अच्छे लगे कि 1-2 लाख बैल जो है उसने ग्रीस यानी मैसेडोनिया में जो है भिजवाए, क्योंकि मैसेडोनिया में उस समय बैल नहीं पाए जाते थे। अभी नंबर पर मत जाना, आप कभी भी इतिहास पढ़ो तो नंबर पर मत जाना। ऐसा मत सोचना कि क्या 2 लाख बैल बेच सकता है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब 2 लाख बैल भेजे, 1 लाख भेजे या 1.5 लाख भेजे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको यहाँ पर ये समझना है कि कैसा कनेक्शन था, मतलब कैसे कनेक्टिविटी थी भारत और यूनान के बीच में, ये समझना है। नंबर पर फोकस नहीं करना है। नंबर पर फोकस करने के लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया मैथ्स, उस सब्जेक्ट में आपको नंबर पर फोकस करना है। बाकी जो ये जो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उसमें आपको नंबर पर फोकस नहीं करना है। नंबर पर फोकस करने के लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया है मैथ्स। तो इसमें आपको केवल एक भाव को समझना है कि कैसे मैसेडोनिया के शहर जो थे वो भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े हुए थे, है ना। कैसे सिकंदर को भारतीय उपमहाद्वीप की चीज़ें अच्छी लगी, कैसे सिकंदर उनको जानना चाहता था, है ना। तो ये चीज़ें समझनी है। बड़ईगिरी की कला में भारत में सबसे अधिक समृद्ध थी। बड़ई रथ, नाव और जहाजों का निर्माण करते थे। ये भी चीज़ जो है सिकंदर ने अपने यहाँ ले गया। उत्तर पश्चिमी भारत में छोटे राज्य की क्षमता नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने उस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मतलब ये है कि सोचो, ये है अपना प्यारा भारत। राइट। इस प्यारे भारत के उत्तर पश्चिम में पहले मैंने आपको बताया छोटी जनपद रहती थी। राइट। वो इतनी ताकतवर तो नहीं थी मगर इतनी कमजोर भी नहीं थी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो एक एक करके इन जनपदों को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, हराना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे इस पूरे जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया सिकंदर ने। राइट। लेकिन बाद में जब सेना ने उसको सिकंदर को पूर्व की तरफ बढ़ने से मना कर दिया, तब सिकंदर हारा हुआ, फिर से पश्चिम की तरफ लौट गया। इसका मतलब सिकंदर एक काम करके गया इस क्षेत्र में। क्या करके गया? इन सारे छोटे छोटे रियासतों को भी वो क्या करके गया, खत्म करके चला गया। जब ये छोटी छोटी रियासतें, चाहे वो इतनी कमजोर नहीं थी, चाहे वो इतनी ताकतवर नहीं थी लेकिन कमजोर भी नहीं थी, जब ये सारी छोटी छोटी रियासतें खत्म हो गई, तब जो है मौर्य साम्राज्य के लिए आसान हो गया इस क्षेत्र पर कब्जा करना। सोचो, एक बार ये सोचो, अगर ये छोटी छोटी रियासतें सिकंदर खत्म नहीं करता, है ना, तो क्या मौर्य साम्राज्य के लिए इनको हराना आसान होता? क्योंकि मौर्य साम्राज्य उस समय स्टार्ट हुआ था और स्टार्टिंग में तो कोई चीज ताकतवर होती ही नहीं है ना। तो मौर्य साम्राज्य उस समय तो स्टार्टिंग पॉइंट थी। तो मौर्य साम्राज्य के पास ना तो सेना थी, ना कितना धन था, ना संपत्ति थी, इतनी ताकत तो थी नहीं
कि वो इन जो उत्तर पश्चिम में रहने वाली जो छोटी छोटी रियासत है उनको हरा सके। लेकिन इनको हराने का काम कौन करके गया? सिकंदर करके चला गया। इस चीज का फायदा उठाया मौर्यों ने। सिकंदर ने किस चीज का फायदा उठाया? जब ये आपस में लड़ रहे थे उसका फायदा उठाया। मौर्यों ने किसका फायदा उठाया? जब सिकंदर इनको हरा के चला गया उसका फायदा उठाया। कुल मिलाकर सबने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फायदा उठाया। तो आपको भी फायदा उठाना है। किसका? कि अगर आपको कोई फ्री में पूरी की पूरी हिस्ट्री अगर पढ़ा रहा है तो आपको उसको पढ़ के अच्छे से समझना है। तो ये आपको फायदा उठाना है, राइट। तो स्टडी जीके पर मैं धीरे धीरे आने वाले समय में पूरी की पूरी हिस्ट्री और साथ में पूरा का पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है विथ हिस्ट्री ऑप्शनल मैं पूरा का पूरा सिलेबस में विथ फ्री नो विदाउट एनी कॉस्ट में कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको फायदा उठाना है अपनी स्टडी को कंप्लीट करने का यहां से, राइट। समझे दोस्तों? बड़ीगिरी की कला भारत में सबसे अधिक समृद्ध थी और ये जो चीजें वो यूरोप की तरफ बढ़ी। उत्तर पश्चिमी भारत में छोटे राज्यों की क्षमता नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने उस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। परंपरा अनुसार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सैन्य मशीन को काम करते देखा और इससे कुछ ज्ञान प्राप्त किया जिससे उन्होंने नंदों की शक्ति का सर्वनाश कर दिया। मतलब यूं कह रहे हैं कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था, जब सिकंदर इन छोटे छोटे साम्राज्यों को हरा रहा था, तो उधर जो है मौर्य जो है धीरे धीरे उनको देख रहा था, इनसे सीख रहा था कि कैसे किस राज्य को जीता जाता है। इनसे जो युद्ध की कला है वो सीख रहा था। फिर जैसे ही वो सिकंदर लौट कर गया, फिर मौर्यों ने जो सीखा था वो है पूरा का पूरा जो है अप्लाई किया और बाद में वो मौर्य भी क्या बन गया? एक साम्राज्य बन गया, राइट। तो आपको भी यही करना है। आपको जो चीजें सीखा है उसको देखना है, सीखना है और जब मौका मिले उसको यूज करना है। और मौका कब मिलेगा? जब आप एग्जाम देने जाओगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको मिलेगा मौका। तो आपको अभी तो सीखना है और बाद में उसको क्या करना है? अप्लाई करना है जब मौका मिलेगा, जब एग्जाम की डेट आएगी उस दिन, राइट। तो ये है अपने चैप्टर का एंड, राइट। इस चैप्टर में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 16। कौन सा पढ़ा? चैप्टर नंबर 16, जिसमें मैंने आपको बताया कि ईरान और मकदूनिया का आक्रमण। सिंपल सी चीज़ है। इसको फिर से मैं अगर एक शॉर्ट में बताऊं तो ये है अपना प्यारा भारत। ये है अपना प्यारा भारत, राइट। ये है ईरान और ये है यूनान। ये है यूनान, ये है ईरान, ये है भारतीय उपमहाद्वीप। शुरू शुरू में क्या किया? इस पूरी लेसन का क्रक्स क्या है? शुरू शुरू में ईरान ने आक्रमण किया। ईरान ने जब आक्रमण किया उन्होंने सिंध को, पाकिस्तान का जो कुछ प्रांत है, पंजाब का सिंधु नदी के जो पश्चिम प्रांत, उनको जीत लिया, राइट। इससे दोनों के बीच में क्या हुआ? कनेक्शन हुआ। ईरान ने भारत पर क्यों आक्रमण किया? क्योंकि उन्होंने भारत की धन संपत्ति को देखा, राइट। और ईरान और आपस में यूनान आपस, और ईरान के जस्ट पश्चिम में क्या था? यूनान। ईरान और यूनान क्या होते थे? आपस में झगड़ते रहते थे। ईरानी सैनिक क्या करते थे? ईरानी जो राजा थे वो अपनी सेना में भारतीयों को भी शामिल करते थे और उन भारतीयों को यूनान के विरुद्ध वो यूज करते थे, राइट। अब बाद में क्या हुआ? जब यूनान के जो राजा थे उन्होंने ईरान को हटा दिया, ईरान को हरा दिया, तुर्की को हरा दिया। सभी को हराते हराते यूनान के जो राजा सिकंदर था वो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ, पूरब की तरफ बढ़ता गया। जब वो पूरब की तरफ बढ़ा तो उसने भी इन क्षेत्रों को जीता। जब उसने इन क्षेत्रों को जीता तो उसकी जो यूनान की जो राजा सिकंदर है उसकी सेना ने पूर्व की तरफ बढ़ने से मना कर दिया, राइट। जब सिकंदर की सेना ने पूर्व की तरफ बढ़ने से मना कर दिया तो फिर क्या हुआ? सिकंदर फिर से लौट गया। जब सिकंदर फिर से लौट गया तो फिर मौर्य यहां पर आ गया। तो ये है पूरी स्टोरी। ईरान का जाना, यूनान का आना, यूनान का फिर जाना, फिर मौर्यों का आना। ये है पूरी कहानी, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 17 के साथ।